Good morning, friends. I hope you all are doing well. In today's session, we will cover the current affairs and newspaper analysis for August 30 and August 31st. आज के सेशन में हम 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जो हमारे नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स. पहली न्यूज़ है ये 30 अगस्त की. ये रिलेटेड है जीएसटी पेमेंट से रिलेटेड. ये मैंने पहले भी बताया था. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अगस्त 27 को हुई थी और इसमें ये डिसाइड हुआ था. सेंटर ने जो स्टेट्स है उनको दो ऑप्शंस दिए हैं जो भी रिवेन्यू शॉर्टफॉल है. बैकग्राउंड बता दूं एक बार फिर से. इस साल सेंटर ने एस्टिमेट किया है जो जीएसटी रिवेन्यू गैप आएगा वो 3 लाख करोड़ का आने वाला है. इसमें से जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड 65,000 करोड़ ये गवर्नमेंट पे करेगी और उसके अलावा जो बाकी 2.35 लाख करोड़ है जो शॉर्टफॉल होगा वो सेंटर ने कहा है कि स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो. नाउ अब जो स्टेट्स गवर्नमेंट को 7 दिन का टाइम दिया गया था जीएसटी काउंसिल में, जो दो प्रपोजल दिए गए थे. एक तो ये प्रपोजल था कि 97,000 करोड़ जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से शॉर्टफॉल हो रहा है दैट दे कैन बोरो, और दे कैन बोरो कंप्लीट रिवेन्यू शॉर्टफॉल जो 2.35 लाख करोड़ का है. तो 7 दिन का समय है. इसमें केरला और कई स्टेट्स जो है उसको अपोज कर रहे हैं. उनका ये कहना है कि जो भी बोरोविंग होनी चाहिए वो सेंटर के द्वारा होनी चाहिए, ना कि स्टेट्स के द्वारा. तो इसको हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे और 31 के न्यूज़पेपर में भी डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली जो सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप है वो इसी पे स्टैंड करता है कि जब भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो तो उसको म्यूचुअली सॉल्व करें, अदरवाइज द कोर्ट्स आर ऑलवेज देयर. सो लेट्स सी इसमें होता क्या है. वेदर सेंटर इज गोइंग टू बोरो और स्टेट्स आर गोइंग टू बोरो, दैट वी विल सी. बट अभी जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ा इशू आ गया है और ये प्रॉब्लम आई है बिकॉज ऑफ द कोरोना की वजह से ये प्रॉब्लम आई है. नाउ लेट्स सी 30th की और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. 30th की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल्स जो है उससे रिलेटेड. नाउ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला जाएगा. जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग डोमिसाइल जो उनको मिलेगा, जो डोमिसाइल की जो शर्तें रखी गई हैं वो शर्तें रखी गई है. कोई भी व्यक्ति जो जम्मू एंड कश्मीर में 15 साल रह चुका है या जिसने जो 10 साल रहा है और 10th और 12th की पढ़ाई की है, आई मीन 7 years रहा है और 10वीं एंड 12वीं की परीक्षा वहाँ से दी है. सो जम्मू एंड कश्मीर में जब से यूनियन टेरिटरी जब ये बना है 2019 के बाद से, जब 370 और 35 से हटाया गया, उसके बाद से लगातार गवर्नमेंट कई प्रोविजंस कर रही हैं. आपने अभी देखा होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है, मनोज सिन्हा जी का, और उसके बाद ये नए रूल्स डोमिसाइल्स के उनको फाइनल करने जा रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. सो लेट्स सी क्या फाइनलाइज होता है इसमें. लेट्स सी अगस्त 30th से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ये मैंने आपको पहले बताया था कि कावकाज एक्सरसाइज, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रशिया में होने जा रहा था 2020 में. ये डिफेंस एक एक्सरसाइज था. इसमें से इंडिया ने पुल आउट कर लिया है. क्यों पुल आउट कर लिया है? साइटिंग बेसिकली अनऑफिशियली चाइना इसमें इन्वॉल्व है इसलिए, और ऑफिशियली कोरोना एज अ रीज़न दिया कि कोरोना की वजह से इंडिया ने पुल आउट किया है. नाउ व्हाट एल्स. ये एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. एक चारधाम प्रोजेक्ट है. चारधाम प्रोजेक्ट में जितने भी चारधाम हैं वहाँ के जो रोड्स हैं उनको एक्सेसिबल बनाने के लिए उनको वाइडन किया जा रहा है और भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए जा रहे हैं पहाड़ों में, उत्तराखंड में. इसमें आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ इंक्लूडेड हैं. तो इन तक जाने का जो रास्ता है उसको और चौड़ा किया जा रहा है. इसके लिए पहाड़ों को काटना और वहाँ से रास्ता निकालना वो आवश्यक है. तो इसको एनवायरमेंटल स्टडी करने के लिए ग्रुप्स बनाया गया था. वहाँ पे एक ग्रुप ने उसको अपोज किया है कि उसको वाइड ना करे, रास्ते को उतना चौड़ा ना किया जाए. सो लेट्स सी, पीएम के पास रिपोर्ट गई है. लेट्स सी व्हाट पीएम इज गोइंग टू टेक डिसीजन इन दिस. एक न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन से. टर्की और ग्रीस के बीच में मेडिटेरेनियन सी में लगातार डिस्प्यूट चल रहा है. मैं बता चुका हूँ नेचुरल रिसोर्सेज को लेके. इसमें जानने की चीज़ क्या है? इसमें जानने की चीज़ है टर्की ने वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में एक्सरसाइज करने जा रहा है, नेवल एक्सरसाइज, और उसी के तहत नेवटेक्स नोटिस जारी किया है. ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज़ नेवटेक्स नोटिस? नेवटेक्स नोटिस होता है एक एडवाइजरी मैसेज होता है जितनी भी शिप्स हैं अगल बगल उनको इन्फॉर्म करते हुए कि गनरी एक्सरसाइज इसमें होने जा रही है. सो दैट इज़ वन पार्ट. स्वीडन में वायलेंस हुआ है. 2 ग्रुप्स रिलीजियस वायलेंस हुआ है और डेनिश पॉलिटिशियन है और कुछ
और बाकी जो ग्रुप्स के लीडर्स हैं उनके बीच में देखते हैं इसमें क्या होता है स्वीडन में। ये स्वीडन की स्वीडन की सिटी है, और लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन दैट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं ये अगेन नाउ जीएसटी का ही टॉपिक है। अभी जब तक जीएसटी में डिसाइड नहीं होता है कुछ, तो जीएसटी का टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। इसमें क्या है अगेन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, इसमें ये कह रहे हैं कि जो सेंटर ने ये कहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट पैसा अगर उधार लेती है, लोन लेती है आरबीआई से, तो एक स्पेशल विंडो सेटअप किया जाएगा। इस स्पेशल विंडो के तहत कम रेट में उनको उधार लोन दिलाया जाएगा। नाउ सेंटर ने ये कहा है कि सेंटर लोन नहीं ले सकता है। उसमें प्रॉब्लम्स ये हैं कि सेंटर के पास में पूरी इकोनॉमी को देखना है, पूरे देश की इकोनॉमी, जीएसटी के अलावा बाकी भी इकोनॉमी देखना है। और कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। ऑलरेडी जो पैसा है सरकार के पास, चूँकि इकोनॉमी पे अफेक्ट हुआ है, तो पैसा सरकार के पास उतना नहीं आया है। सो इसीलिए सेंटर लेने में अभी उतना पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकंड ये है कि इंटरनेशनल कमिटमेंट भी हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार, उनके इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट्स भी होते हैं। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर स्टेट्स ले सकते हैं, अगर इस चीज़ सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है, तो स्टेट मस्ट टेक द लोन, नॉट सेंटर। और इसमें ये भी कहा है, इन्होंने ऑफर दिया है कि जो 97,000 करोड़ की कमी आने वाली है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन को लेके, वो उधार अगर स्टेट गवर्नमेंट लेती है तो आने वाले दिनों में जो सेस कलेक्ट किया जाएगा उसके थ्रू पेमेंट कर दिया जाएगा, और ये स्टेट्स के उधार में नहीं काउंट किया जाएगा। तो ये दो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप लिखिएगा कमेंट में। नाउ लेट्स सी क्या है। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो बेसिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी ये होता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वो सस्ते में माल उगा के वो दूसरे कंट्री में भेजता है बहुत सस्ते दामों में, तो गवर्नमेंट को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना पड़ता है, जिससे कि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या लोकल जो ग्रोवर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। सो इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। आप इसको और डिटेल में करिएगा रिसर्च, और इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर रहना चाहिए। नाउ ये क्या है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये मेमोरी टी सेल्स के बारे में है। इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर रिसर्च में ये कहा गया है कि जो 20 to 50% लोग जिनको कोरोना अभी तक नहीं हुआ है, वो बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी, और वो इम्यूनिटी कहाँ से आई है, बिकॉज ऑफ द टी सेल्स। और टी सेल्स कहाँ से आए हैं, टी सेल्स आए हैं जो पुराने सार्स फैमिली का जो बीमारियाँ थी, चाहे कॉमन कोल्ड हो, इनसे जो बॉडी में टी सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, उन्होंने कोरोना का जो वायरस है उससे फाइट किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस टी सेल्स उन लोगों में इम्यूनिटी है। तो ऐसे रिसर्च और आते रहेंगे, हम वेट करेंगे कोई फाइनल रिसर्च का। नाउ ये क्या है, ये एक नया आइडिया है ऑफ सप्लाई चेन्स। व्हाट इज़ न्यू आइडिया ऑन सप्लाई चेन, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सप्लाई चेन रिसिलियंस इनिशिएटिव, SCRI याद रखिएगा, सप्लाई चेन रिसिलियंस इनिशिएटिव की बात कही है जापान ने, और इसमें 3 कंट्रीज़ को रखा है, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। होता क्या ये, होता ये है कि कोई भी जो कंट्री है वो एक पर्टिकुलर कंट्री पे अगर डिपेंडेंट है सप्लाई के लिए या वहाँ से माल लाने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट में ये है कि वो कई जगह पे उसको डाइवर्सिफाई करे। फॉर एग्जांपल इंडिया जो फार्मास्यूटिकल है, दवाइयों के का जो रॉ प्रोडक्ट है उसके लिए चाइना पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट था, या जो मशीनरी है, पुर्जे हैं, उनके लिए चाइना पे डिपेंडेंट था। तो जब भी कभी महामारी आती है या वॉर होता है, लड़ाई होता है, तो ये हो सकता है कि वो कंट्री में प्रोडक्शन बंद हो जाए या वो कंट्री जानबूझ के प्रोडक्शन बंद कर दे। और चूंकि आप एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट है और उस कंट्री ने आपको माल देने से या सामान देने से मना कर दिया किसी भी कारण से, तो आपकी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी या इकोनॉमी को सेटबैक होगा। सो जापान ने यही कॉन्सेप्ट इनिशिएट किया है कि कोई भी सामान कई कंट्रीज से आप ऑप्शंस रखिए, जिससे कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। बाद में इसमें और अलग अलग इसमें दिए गए किस तरीके से जापान चाइना पे डिपेंडेंट था बहुत सी चीज़ों के इंपोर्ट के लिए, लेकिन चाइना में कोरोना होने की वजह से जो हैवी मशीनरी है उनका उत्पादन कम हुआ, और जापान ने फिर उसके बाद ये डिसाइड किया कि जो अपनी डिपेंडेंसी है चाइना से वो कम करे। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी डिपेंडेंट था चाइना पे कई मामलों में। सो जापान चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया भी इस पे काम करे। नाउ इंडिया के लिए एक आंकड़ा दिया गया, इंडिया के लिए आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए क्या आंकड़ा है
कि इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो 15% के करीब इम्पोर्ट चाइना से रहता है, और उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए कम्प्लीटली 100% वो चाइना पे डिपेंडेंट है इंडिया। इनफैक्ट यहाँ तक कि पैरासीटामोल है उसके भी इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में 45% इम्पोर्ट जो है भारत का वो चाइना से आता है, और बाकी उसके अलावा भी ऑटोमेटिव पार्ट है, शिपिंग है, केमिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, उन सब में चाइना पे डिपेंडेंसी है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत भी कई मेजर्स ले और मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश में बढ़ाए जिससे कि चाइना से डिपेंडेंसी कम हो। हालांकि इंडिया ने ऑलरेडी स्टेप्स लिया है आत्मनिर्भर भारत के तहत, बट लेट्स सी इनका क्या रिजल्ट आता है। ये आर्टिकल है पैलेस्टाइन से रिलेटेड, मोर और लेस इसमें पैलेस्टाइन की जो हिस्ट्री है वो दी गई है। इसमें बताया गया कि किस तरीके से जो इजराइल है, जो जीविस लोग हैं वो सेटल हुए पैलेस्टाइन एरिया में आके 18-19 सेंचुरीज़ में, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो वहाँ पे लोग और बढ़े पैलेस्टाइन के एरिया में, और 1948 में जब ब्रिटिश से आज़ाद हुआ पैलेस्टाइन का एरिया तो वहाँ पे उस समय के जो लीडर थे उन्होंने उसको इजरायली स्टेट की घोषणा कर दी, और उसके बाद कई लड़ाइयाँ हुई तो वो पैलेस्टाइन कई भागों में बट गया। अलग अलग एरियाज़ है, गाज़ा एरिया है, वेस्ट बैंक एरिया है, और वहाँ पे जेरूसलम जो सिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है तीनों ही रिलीजन को, चाहे क्रिश्चियन रिलीजन हो, इस्लाम हो और जीविस रिलीजन, तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। सो अभी ये जो ऑथर है ये कहते हैं कि जो यूएई और इजराइल का पैक्ट हुआ उसके बाद से जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड है, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनके रिश्ते इजराइल से सुधरने की दिशा में है। ऐसे में पैलेस्टाइन जो इस्लामिक एक ऑर्गेनाइजेशन है या इस्लामिक नेशन के लिए लड़ रहा है, उसको भी फ्यूचर देखना चाहिए। तो उस सब को लेते हुए यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा है। ये लिख रहे हैं कि पहले एक कॉन्सेप्ट दिया गया, एक डील हुई जिसके तहत दो स्टेट्स, एक पैलेस्टाइन स्टेट बनेगा, एक इजराइल स्टेट बनेगा, और एक जेरूसलम सेपरेट बनेगा रहेगा सिटी। ये एक प्रपोजल मूव किया गया था जो प्रपोजल सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो अभी ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरीके से पैलेस्टाइन और इजराइल का इशू सेटल होगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो गाज़ा में जो लोग हैं, जो मुस्लिम इस्लामिक लोग हैं, वहाँ पे सेपरेट एक प्रोविंस के रूप में या स्टेट के रूप में कोई प्रोविज़न होगा तभी इस समस्या का समाधान होगा। सो लेट्स सी ये कितना बड़ा समस्या का सॉल्व कैसे होता है। भारत के लिए क्या ज़रूरी है? भारत के लिए ज़रूरी है कि भारत के इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं, एंड यूएई एंड गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, उनसे भी बहुत अच्छे संबंध हैं। सो ये हमें देखना होगा कि भारत अपने हितों को बैलेंस करके चले, और जिससे कि इजराइल और जो इस्लामिक नेशंस हैं उनके बीच में बैलेंस बने रहे। सो बेसिकली ये इसका आर्टिकल था, वो मैंने आपको समझा दिया। और ये था हमारा 30 अगस्त के जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थी। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो यू राइट इन द कमेंट्स, आई विल क्लेरिफाई इट फर्दर। नाउ वी विल सी द अगस्त 31st की न्यूज़ हम देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ जो कल मन की बात कही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। क्या मन की बात में हुआ है? मेन हुआ है ग्लोबल टॉय मार्केट में भारत का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? उसमें ये कह रहे हैं कि 7 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है पूरा जो ये मार्केट है, और उसमें भारत का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। मतलब खिलौने बनाने में भी भारत चाइना से इंपोर्ट करता है या बाहरी देशों से लाता है। तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि भारत ना सिर्फ अपने देश के लिए खिलौने बनाए बल्कि बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए बनाए। और दूसरी बात उन्होंने कही है कंप्यूटर गेम्स को लेके, कि कंप्यूटर गेम्स भी भारत के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो भी इस तरीके के गेम्स बनाए जो कि भारत में भी चले और बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाए। और क्या कहा उन्होंने कहा कि जो खरीफ की फसल है उसमें 7% उसका एरिया बढ़ा है। तो ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो खरीफ बोया गया है इस बार 7% ज़्यादा बोया गया है, और उसमें पैडी 10%, दालें जो हैं 5% ज़्यादा, ऑयल सीड्स 13%, और कॉटन कपास 3% ज़्यादा बोया गया है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से और इनोवेशन के माध्यम से जो काम हो रहा है एजुकेशन में, उसकी सराहना की है। तो ये बेसिकली उनकी मन की बात का मोरलेस ये था। तो आने वाले दिनों में हम इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि टॉय या खिलौने से रिलेटेड कोई पॉलिसी आए, तो इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बड़ी न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट बड़ी न्यूज़ है एनआरसी से रिलेटेड। कौन सा एनआरसी? ये एनआरसी 2019 का एनआरसी नहीं है, ये एनआरसी है असम एनआरसी। और असम में एनआरसी कंडक्ट कराने के बाद में जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें से 19 लाख लोग वो सिटीजन्स के रूप में नहीं पाए गए थे, वो माइग्रेंट्स के रूप में पाए गए थे कि वो बाहर से आए हैं।
ना वो प्रक्रिया में आगे वो प्रक्रिया बढ़नी थी, उसमें रिजेक्शन स्लिप, जो लोग उस एनआरसी में जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हैं जिनमें उनका नाम नहीं आया है, उनको एक स्लिप दी जाएगी और उस स्लिप पे कारण दिया जाएगा कि क्यों वो रिजेक्ट हुए हैं, और उसके बाद में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स में वो लोग अपील कर सकते थे 120 दिन के अंदर, लेकिन कोरोना आ जाने की वजह से ये काम नहीं हो पाया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मैं समझा देता हूँ बिल्कुल अच्छे से ताकि कोई डाउट ना रहे। आपको मालूम है भारत को आज़ादी 1947 में मिली। उसके बाद से क्या क्या हुआ? उसके बाद से ये हुआ कि 1951 में सेंसस कराया गया था। आज़ादी के बाद जो पहला सेंसस था वो कराया गया। उसके बाद 1947 में आपको मालूम है कि भारत का पार्टीशन हुआ। पार्टीशन कैसे हुआ? पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान कैसा बना? एक बना ईस्ट पाकिस्तान, जिसको कि आज बांग्लादेश बोलते हैं, और एक वेस्ट पाकिस्तान जो कि पंजाब साइड में है, वेस्टर्न साइड में। तो ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, पार्टीशन के बाद में बहुत से लोग, जैसे कि आपको मालूम है, बट देश के बंटवारे के बाद काफ़ी सारे लोग वो असम या बंगाल या बिहार में माइग्रेट होके आए। सो एक ये चीज़ आप समझ लीजिए। दूसरा ये समझ लीजिए कि 1951 में सेंसस हुआ और उस सेंसस में जो लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वो प्रिपेयर किया गया उस सेंसस के आधार पे। तो जो सेंसस में थे वो एनआरसी में ऑटोमेटिकली आ गए ना। उसके बाद से फिर आपको ये मालूम होगा कि 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई भारत की। तो उस लड़ाई के दौरान 1964-65 के दौरान काफ़ी लोग बांग्लादेश से, जो उस समय पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, वो भारत में आए। उसके बाद क्या लिस्ट है? उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस समय भी बहुत सारे लोग बांग्लादेश से या ईस्ट पाकिस्तान से निकल के भारत में आए। सो आप यहाँ तक का इतिहास समझ गए। सो 1947 से लेके 1971 के बीच में बहुत सारे लोग जो असम के मूल निवासी नहीं थे, वो बंटवारे को लेके, बंटवारे की वजह से, देश के पार्टीशन की वजह से, या फिर जो युद्ध हुआ, जो डिस्टर्बेंसेस थे इस पाकिस्तान में, उसकी वजह से भारत में आ गए, असम में आ गए ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उससे ये हुआ कि जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो गई। जो असम के मूल लोग थे, उनके अलावा बाहरी लोग भी बहुत सारे हो गए और धीरे धीरे उन्होंने वोटर लिस्ट में जगह बना ली ना। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप वहाँ के मूल निवासी है, फॉर एग्जांपल किसी भी शहर के, और वहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आ जाए और वो इलेक्शन वोटर भी बन जाए, तो हर जगह पे, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनमें उनके लोग जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से वहाँ पे असम में बहुत बड़ा एजिटेशन शुरू हो गया, जिसको कि लीड किया ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने, आसू ने उसको लीड किया। और उसके बाद में 1985 में असम एकॉर्ड साइन किया गया। जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उन्होंने उसको साइन किया। उस एकॉर्ड में ये था कि जो लोग बाहरी हैं, एक कट ऑफ डेट लगाई गई। उस कट ऑफ में 1966 से पहले जो आए हुए लोग हैं उनको जो असम की सिटीजनशिप या इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी, और बाकी लोगों को क्लासीफाई किया जाएगा अलग अलग कैटेगरी में, फॉरेनर्स के रूप में। और जो 1971 के बाद आए हुए लोग थे उनको कम्प्लीटली डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, आइडेंटिफाई करके। इस तरीके का अकॉर्ड बना, लेकिन उस पर कार्रवाई आगे हुई नहीं। उसके बाद फिर इसमें यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पेटिशन फाइल हुई। उस पेटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया 2013 में, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एनआरसी की प्रक्रिया को फर्दर बढ़ाया जाए। सो 1985 में जो अकॉर्ड साइन हुआ था, जो डील हुई थी, उसके बाद 2015 में ये जो एनआरसी की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी। और 2015 में जो एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट किए गए, और जो लोग वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए या जो लोग सिटीजन्स नहीं थे, उनकी लिस्ट प्रिपेयर की गई। जो पहली लिस्ट आई उसमें 2017 में, उसमें कई लोग मिसिंग थे। उसके बाद एक लिस्ट आई जुलाई 30, 2018 में, उसमें 40 लाख लोग बाहर हो गए थे, जो 2018 जुलाई 30 को आई। उसके बाद में फिर से उसको रिवाइज़ किया गया, और अगस्त 31, 2019 में फाइनल असम की जो एनआरसी है उसकी लिस्ट आई है, और उसमें 19 लाख लोग के पास जो है वो माइग्रेंट के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं ना। वो क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे और फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स में जाके अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, और वहाँ पे उनके सिटीजनशिप के बारे में डिसाइड किया जाएगा। सो ये बेसिकली मोर और लेस एनआरसी से रिलेटेड ये इशू है। और वहाँ पे ये जो स्टडी करके एक कमेटी भी बनी थी, और उस कमेटी को अपना रिकमेंडेशन इस एनआरसी से रिलेटेड वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना था, जिसपे कि उस पर निर्णय लिया जा सके।
तो लेट्स सी क्या होता है। एनआरसी मैंने आपको पूरा समझा दिया, टाइमलाइन आपको समझा दिया कि आज़ादी से लेके अब तक क्या क्या वहाँ पे असम में हुआ है और क्यों इतना इमोशनल इशू है। इमोशनल इशू ऑब्वियसली है कि अगर आपके शहर में, आपके गांव में बाहर से लोग आके रहने लगे और हर चीज़ पे वो अधिकार कब्जा कर लें, तो आप जो इतने सालों से, सदियों से आप रह रहे हैं, जो मूल निवासी है, उनका अधिकार मारा जाएगा। उनका अधिकार, चाहे खेती की ज़मीनें दूसरे लोग खरीद लेंगे, चूँकि उनका नंबर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा हो जाएंगे, विधानसभा, लोकसभा, हर जगह वो डोमिनेट करेंगे और आपका अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये डर जो है असम के जो मूल लोग हैं उनको है। तो इसीलिए बहुत ज़ोर शोर से, बहुत इमोशनल रूप होके ये इशू को परस्यू किया जा रहा है। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। ना ये क्या है, ये बाढ़ से रिलेटेड है। क्यों रखा है मैंने, ये रखा है, एक रखा है ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। 14 लाख इफेक्ट हुए हैं, 17 मारे गए हैं उड़ीसा के फ्लड में। हुआ क्या है, हैवी रेन ट्रिगर्ड बाय बैक टू बैक लो प्रेशर एरिया ओवर द बे ऑफ बंगाल। काफ़ी बारिश हुई है लो प्रेशर एरिया हो जाने से। तो ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। ज्योग्राफी आपने नहीं पढ़ी है तो अच्छे से इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से बारिश होती है, लो प्रेशर एरिया क्या होता है, ये समझ लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे यूज़ हुआ है महानदी। महानदी है उड़ीसा में, वहाँ पे बाढ़ आई है। तो महानदी आप देख लीजिएगा कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, ये पढ़ लीजिएगा। दूसरा बात हुई है कि हीराकुड रिजर्वायर, हीराकुड बांध की बात हुई है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। कितना हीराकुड डैम कब बना, किसने बनवाया, कहाँ कहाँ पे है, कितना इसका स्टोरेज है, तो ये देखना है। मैंने आपको बताया भी था कि पढ़ने का तरीका यही है कि कोई भी चीज़ आती है तो एक बार आप उसको कवर कर लीजिए। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे मैंने बता दिया। महानदी, हीराकुड, दोनों आप चेक कर लीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में कि महानदी कहाँ से शुरू होती है, ओरिजिन क्या है और कहाँ जाके मिल जाती है, कितना लेंथ है। एंड देन हीराकुड डैम के बारे में आप बताइएगा कमेंट में। नाउ ये क्या है, ये है हल्दी। उड़ीसा का कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में जो हल्दी है, टर्मरिक, उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने के बाद में उसको जो फार्मर्स है उसको काफ़ी प्रोड्यूस किया, लेकिन उनको मिला नहीं। बोलते क्या है, उसको कंधमाल हल्दी बोलते हैं। जीआई टैग है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये होता है, तो ये बताता है कि ये जो सामान है वो पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है। जैसे बासमती राइस को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, तो उसका मतलब ये है कि जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास वेस्टर्न यूपी में जो राइस, जो धान उगेगा, उसी को बासमती राइस बोलेंगे। आप उड़ीसा में जाके जो धान उगा रहे हैं या राइस उगा रहे हैं, उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन अगर टैग नहीं मिला है तो उसको बासमती नहीं बोलेंगे। तो उसी तरीके से जो कंधमाल हल्दी, वही बोला जाएगा, वही हल्दी बोली जाएगी जो कंधमाल में पैदा की जा रही है। सो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, अभी हमने डिस्कस किया जीएसटी से रिलेटेड, सेम वही इशू है। केरला में जिस तरीके से मना किया है, वेस्ट बंगाल ने भी कह दिया है कि जो सेंटर है उनको बोरो करना चाहिए और स्टेट की हालत ऐसी नहीं है कि बोरो कर सके। तो मैंने आपको बताया ये लगातार जीएसटी का इशू बार बार आते रहेगा जब तक कि कोई सेटलमेंट नहीं हो जाता। यहाँ पे क्या है, ये एक छोटा सा न्यूज़ है। यहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, ये एक बैंड टेरर आउटफिट है, उसके 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने खालिस्तान फ्लैग लगा दिया था डीसीपी के ऑफिस में। तो ये इंपॉर्टेंट है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स कहाँ ऑपरेट करते हैं, ये ऑपरेट करते हैं पंजाब में। डिमांड क्या थी इनकी पहले, नया खालिस्तान कंट्री बनाने की। खालिस्तान कंट्री पंजाब का एरिया मिला के खालिस्तान बनाने की थी। और खालिस्तान मूवमेंट या खालिस्तान जो टेररिज्म था एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था, 1980s में, कुछ अर्ली 90s में। तो आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये है कि ये बैंड टेरर आउटफिट खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ये थोड़ा एक्टिव हुआ है, लेकिन पुलिस ने उस पर सख्ती की है। नाउ लेट्स सी अगला क्या न्यूज़ है। अगला नेक्स्ट न्यूज़ दिस इज़ आवर नेक्स्ट न्यूज़। ये प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रहे या मेंस में जो वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह के इश्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, उस पर आप ये मेंशन कर सकते हैं। ये क्या है, ये है प्रोमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, पद्मावती शिव रामकृष्णा अय्यर। इनकी डेथ हो गई है, 103 साल की थी ये। इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है एक तो वुमेन एम्पावरमेंट या महिला संबंधी, आप उसमें लिख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये किया। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था बर्मा में जन्म हुआ था। और जब वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब जापान ने अटैक किया बर्मा पे, तो वहाँ से वो निकल गई और फाइनली विदेशों में जाके उन्होंने अपना स्टडी किया, रिसर्च किया और
एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है, एक कॉन्सेप्ट हुआ है ब्लू बेबीज़ का। ब्लू बेबी कॉन्सेप्ट क्या है? बेबीज़ बॉर्न विथ कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जिनको होता है उनको ब्लू बेबीज़ बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रहे और इनके बारे में आप देख लीजिए। और क्या क्या अवार्ड मिला है? ये मिला है हार्वर्ड मेडिकल इंटरनेशनल अवार्ड, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड एंड कमला मैनन रिसर्च अवार्ड। तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा कि ये BC रॉय अवार्ड क्या है, कमला मैनन रिसर्च अवार्ड क्या है। जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसको देख लेंगे और मेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज एग्जाम्पल के रूप में। नाउ लेट्स सी अगला क्या है, क्या हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है। नाउ दिस इज़ इम्पोर्टेंट न्यूज़। ये क्या है? ये है ट्राइबल काउंसिल्स के बारे में। जो त्रिपुरा में ट्राइबल काउंसिल्स इलेक्शन है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसका इलेक्शन टाल दिया गया है। नाउ अगेन मैं आपसे पूछूंगा ये कौन से शेड्यूल के तहत है? ये शेड्यूल 6 के तहत ये ऑटोनोमस काउंसिल बनाए गए हैं। देखिए जो मैं आपको बताते रहता हूँ, जो पढ़ाता हूँ आपको, वही चीज़ें, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी इंपॉर्टेंट है। 6 शेड्यूल मैंने आपको बहुत पहले बहुत अच्छे से समझाया था। अब आगे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं 6 शेड्यूल से रिलेटेड आती है। तो आपको ध्यान रहे, अगर अभी तक आपने 6 शेड्यूल नहीं पढ़ा है तो 6 शेड्यूल को जरूर पढ़िए। 5th शेड्यूल जानिए, 6 शेड्यूल जानिए, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। अब इन्होंने एक डिमांड रखी है, ये टेरिटोरियल काउंसिल बनाना चाहते हैं। ये अभी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थे, वहाँ से मूव करके टेरिटोरियल काउंसिल बनाना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी क्या है, मैंने आपके लिए इसमें लिखा है। देखिए जो ये त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 1985 में शेड्यूल किया गया था और 2/3 ऑफ त्रिपुरा पे इसका जुरिस्डिक्शन है और यहाँ पे करीब 12 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। सो ये क्या इसका फ़ायदा? फ़ायदा ये है कि लोकल लोग हैं तो लोकल लोगों को अपनी काउंसिल बनाते हैं, उसमें वही लोग होते हैं और उनको राइट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल राइट्स होते हैं, रिवेन्यू राइट्स होते हैं, छोटे छोटे लॉज के राइट होते हैं। तो होता क्या है कि एक पंचायत की तरह है ये, आप इसको समझ लीजिए बड़े पंचायत की तरह, जहाँ के वहीं के लोग उस एरिया के डेवलपमेंट के बारे में, उस एरिया के कानून के बारे में, उस एरिया में डे टू डे वर्किंग के बारे में वो करते हैं। चेयरमैन इनके होते हैं, चेयरमैन इनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं जो इसमें कोऑर्डिनेट करते हैं। टेरिटोरियल काउंसिल क्यों बनाना चाहते हैं वो ऑटोनॉमस काउंसिल से? क्योंकि टेरिटोरियल काउंसिल का जो फाइनेंशियल जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। सो ये मैंने आपको बहुत क्लियरली इसमें समझा दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर। ये एक न्यूज़ है स्मार्ट सिटीज़ में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम द सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जनवरी पिछले साल में। NCAP प्रोग्राम लॉन्च किया था, ये लिख लीजिएगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत। तो NCAP में क्या है? इसमें टारगेट ये था कि जो पॉल्यूशन में जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उसको 20 से 30% कम करने के लिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पॉल्यूशन होता है, जो पॉल्यूशन इंडेक्स नापा जाता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। आप लिखिएगा कमेंट में और कौन कौन से उसमें पार्टिकल्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं उसके। सो दिस इज़ रिगार्डिंग NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नाउ लेट्स सी क्या व्हाट इज़ नेक्स्ट। नेक्स्ट आर एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल हैं, इसको हम कवर करेंगे। नाउ मैं बताता हूँ एडिटोरियल, अच्छे एडिटोरियल हैं सारे। ये एडिटोरियल है। नाउ ये एडिटोरियल क्या है? ये एडिटोरियल कुछ नहीं है, ये एडिटोरियल बिल्कुल जो मैंने 2 दिन पहले क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं बार बार वही कहता हूँ कि जो मैं मेंस के क्वेश्चन देता हूँ वो आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए और कमेंट्स में लिखिए, उसका आंसर आप लिखिए कमेंट्स में, जिससे कि जो बर्निंग टॉपिक है या जो टॉपिक चल रहा है उसको आप पे मास्टरी हो जाए। क्योंकि गुरु मंत्र ये है कि जो आप पढ़ रहे हो तो उसको जब पढ़ रहे हो तो उसको मास्टरी कर लो और उसमें कॉन्सेप्ट आपकी क्लैरिटी हो। बार बार नहीं पढ़ना, हमें एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ना है। तो मैंने इसीलिए आपको क्वेश्चन दिया था और देखिए उसी से रिलेटेड एडिटोरियल आया है। तब भी मैं एक बार फिर से कवर कर देता हूँ। हुआ क्या है, 2004 का एक जजमेंट है। किससे रिलेटेड है? ये SC ST रिजर्वेशन से रिलेटेड है। आपको मालूम होगा कि OBC में क्रीमी लेयर होता है कि सो एंड सो अमाउंट अगर आपकी इनकम है तो आपको मिलेगा बेनिफिट, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जनरल कास्ट में EWS आरक्षण या रिजर्वेशन किया गया था। उसमें क्या था? उसमें ये था कि 8 लाख के अगर नीचे आपकी इनकम है, 5 एकड़ से कम लैंड है, तो ऐसे जिनके पेरेंट्स, जिनके माता पिता ऐसे हैं या घर की इनकम इतनी है तो उससे कम जिनकी है उनको बेनिफिट मिलेगा EWS के तहत। तो अब SC ST में क्या है? SC ST में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, रिजर्वेशन के तहत SC ST में ही कुछ जातियाँ और जनजातियाँ ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का ज़्यादा लाभ मिल गया है और कोई जो है ज़्यादा लाभ नहीं पा पाए हैं। तो उसमें क्या हुआ है,
उसमें ये हुआ है कि 2004 में एक जजमेंट आया था, उसमें ये कहा था, वो जजमेंट था ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो उसमें ये कहा था कि जो शेड्यूल कास्ट है उनमें सब क्लासिंग नहीं करना है, मतलब सब क्लासिंग उस ग्रुप्स में नहीं करना है, कि कौन से लोगों को रिजर्वेशन ज़्यादा मिला है, किनको कम मिला है शेड्यूल कास्ट के अंदर, वो नहीं करना है, वो मना कर दिया गया था। वो 5 जो जजेस थे उनकी बेंच थी। अब क्या हुआ है, अभी जस्टिस अरुण मिश्रा की जो बेंच है उन्होंने ये कहा है कि ये सब क्लासिंग करने की ज़रूरत है, उसमें सब क्लासिंग करिए, और शेड्यूल कास्ट मतलब रिजर्वेशन के अंदर ही रिजर्वेशन की आवश्यकता है, एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया है। आर्टिकल कौन से इनसे रिलेटेड, 341 एंड 342, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 341 342 बिल्कुल देख जाइए, चाहे आप प्रीलिम्स 2020 दे रहे हो या 21 22 की तैयारी कर रहे हो, आंख बंद करके देख जाओ 21 341 एंड आर्टिकल 342। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखना, आई विल क्लेरिफाई। अब क्या है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, यही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें होता क्या ये देखते हैं। तो चूँकि 2004 की बेंच वो भी 5 जजेस की थी और 2020 की बेंच वो भी 5 जजेस की है, तो ये सीनियर बेंच के पास गई है, 7 जो जजेस हैं उनकी बेंच के पास गई है। और अगर वो ये कहते हैं कि इसको रिकन्सिडर करना चाहिए, तो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या इसमें कहती है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, आगे कोशिश करिए कि आप आंसर ज़रूर लिखिए, उसी समय आप आंसर्स लिख देंगे नीचे कमेंट्स में या भेज देंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। नाउ व्हाट इज़ दिस इज़ रिलेटेड टू कोरोना। कोरोना में क्या है, कोरोना में सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भारत में आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो हम डेली जानते हैं, अराउंड 75,000 प्लस पर डे के हिसाब से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो डेथ रेशियो है, डेथ रेट है, वो कम है, 2% है। ऑथर का ये कहना है कि ये 2% है, लेकिन जो अगल बगल जो कंट्रीज़ हैं उनके भी कमी है, एंड उनके 3% रेट्स हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि जो भारत में डेथ्स कम दिखा रहे हैं, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो सस्पेक्टेड डेथ्स हैं उनको कोरोना में काउंट नहीं किया गया है। सो बेसिकली इनका ये कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जाए, एंड जो मास्क पहनने की जो आदत है नई लगी है, मास्क पहनने से जो समय समय पे जो सर्दियों में दिक्कतें होती है, टीबी, इन्फ्लुएंजा, इस तरह की कॉमन कोल्ड, ये बीमारियां आती है, तो उससे बचाने में लाभ मिलेगा अगर यही आदत लोग आगे भी कंटिन्यू करते हैं मास्क लगाने की। सो हेल्थ केयर से रिलेटेड था, मैंने आपको बेसिक बता दिया। नाउ व्हाट इज़ दिस इज़ ये भी अच्छा आर्टिकल है। ये हुआ क्या है, हुआ ये है कि वर्ल्ड बैंक जो कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है, उसने इस साल का जो रिपोर्ट है वो जारी करने में डिले कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि डेटा जो इंटीग्रिटी है, मतलब इसमें कुछ धांधलीबाजी की उनको संभावना है, दे आर सस्पेक्टिंग कि कुछ जो नंबर्स हैं, जो डेटा है वो सही नहीं है। सो उन्होंने जो रिपोर्ट है वो जारी नहीं कर रहे हैं। है क्या ये रिपोर्ट, डूइंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस? ये वो रिपोर्ट है जो ये बताता है कि किस कंट्री में, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में अगर कोई नया बिजनेस सेटअप करना है या कोई नया व्यवसाय, नया व्यापार शुरू करना है, तो कितनी उसमें आसानी है। तो करती क्या है, ये जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ है उन सबको रैंकिंग करती है। इस रैंकिंग में हुआ क्या, इस रैंकिंग में हुआ ये है कि भारत की पोजीशन 2014 में 142 थी, 142 जो पोजीशन थी, वो 2019 में 63 पोजीशन पे आ गई है इंडिया। तो इंडिया को बहुत लाभ हुआ है। नाउ 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो शुरू किया गया था, उसके टारगेट क्या थे? उसके टारगेट ये थे, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसका जीडीपी में प्रतिशत 16% से बढ़ा के 25% करना, और 100 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करना 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये टारगेट था। सो इन सब बेसिस पे, ये सब प्रोविजंस के बाद भारत की रैंकिंग इंप्रूव हो गई थी। नाउ हुआ क्या, व्हाट नाउ ही इज सेइंग, ये कह रहे हैं कि इसके ठीक उल्टे जो चिली देश का कंपैरिजन कर रहे हैं, चिली का जो रैंकिंग थी वो 34 से गिर के 67 चला गया, एंड चिली ने कंप्लेन किया था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा जो उस समय की गवर्नमेंट थी। सो ये सब इश्यूज थे। तो उसके बाद इस रिपोर्ट्स को दोबारा देखा गया, इसके जो मेथड है, ये रैंकिंग को किस तरीके से रैंक बनाई जाती है उसके मेथड को स्टडी किया गया। सो वर्ल्ड बैंक ने ये पाया है कि इसको और स्टडी करने की आवश्यकता है, और इसकी रिपोर्ट अभी वो जारी नहीं कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी ऑथर क्या कह रहे हैं। ऑथर ये कह रहे हैं कि हालांकि भारत की रैंकिंग इंप्रूव कर गई, 140 से लेके 60s में पहुंच गई, लेकिन ग्राउंड पे उसका जो है इफेक्ट नहीं दिख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो 16% से जीडीपी में बढ़ा के 25% करना था वो नहीं हुआ, वो अभी भी 16% है। और ऑथर ये कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों में अराउंड 3.5 करोड़ 3.5 मिलियन जॉब जो है वो भी चली गई। करीब
35 लाख के करीब करीब जॉब्स चली भी गई हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सो एंड देन अगेन ही इज सेइंग कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो भी कम हो गई है। 15-16 में 13% थी, वो गिर के 0 हो गई है 19-20 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी। तो इनका ये कहना है कि उससे रैंकिंग बढ़ाने से सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं है। रैंकिंग में आप नंबर 1 चले जाओ, लेकिन ग्राउंड पे ना नौकरी है ना मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कोई रेशियो बढ़ रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा है। नाउ फिर अगेन क्या है, अगेन दे आर गिविंग द एग्जांपल ऑफ रशिया। रशिया में क्या हुआ है, रशिया की रैंकिंग 120 थी आज से 8 साल पहले, अब वो 20 पे नंबर 20 पे पहुंच गया है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि जो रशिया इस रैंकिंग से 20 नंबर की रैंकिंग, चाइना, ब्राज़ील और इंडिया सबसे ऊपर पहुंच गया है। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि जिस तरीके से रैंकिंग बढ़ी है तो रशिया में कोई बिजनेस उस तरीके का सेटअप नहीं हुआ है, ना ही कुछ इकोनॉमी में उतना फ़ायदा हुआ है। चाइना अभी भी डोमिनेंट है, तो रैंकिंग बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल अनलेस ग्राउंड पे उसका इफेक्ट दिखे। सो बेसिकली यही ऑथर का कहना है। एंड व्हाट ही इज सेइंग इज दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस ग्लोबल रैंकिंग, मतलब ग्लोबल रैंकिंग नंबर 1 नंबर 2 आने से इंपॉर्टेंट है कि ज़मीन पे वो इफेक्ट दिखे। जिस तरीके से चाइना की रैंकिंग गिरी है, बट स्टिल वो काफ़ी आगे है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। ये बेसिकली कंक्लूड है, ये पूरे आर्टिकल का समरी है। नाउ ये क्या आर्टिकल है, ये आर्टिकल है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड। क्या ये कह रहे हैं, ये ऑथर इज सेइंग दैट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब कोरोना शुरू हुआ, अमेरिका और चाइना में डिस्प्यूट शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई एक तरीके से, क्रिटिसिज्म यूएस ने किया चाइना का, तो ये प्रेडिक्ट किया गया था कि जो चाइना से कंपनीज काफ़ी हटेंगी और वो भारत में सेटअप होंगी। लेकिन इनका कहना है ऑथर का कि ऐसा नहीं हुआ। जो राइटर हैं इसके, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, वहाँ से कंपनीज हट के भारत में नहीं आई। सो व्हाट राइटर इज सेइंग कि चाइना में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कितना भी उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, बट चाइना में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि उसको फ़ायदा मिल रहा है। भारत में क्या है, भारत में प्रॉब्लम वो बता रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स को उन्होंने मेंशन किया है। प्रॉब्लम्स टैक्सेशन की प्रॉब्लम बताई है, कम्पिटिटिवनेस नहीं है वो प्रॉब्लम्स बताई है, और उसके अलावा कई इश्यूज़ बताए हैं जो हम देखते हैं अभी। चाइना के लिए फ़ायदा क्या बोल रहे हैं, चाइना के लिए फ़ायदा ये बोल रहे हैं कि चाइना के पास बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्किल्स है, मतलब लोगों के पास हुनर है, स्किल्स हैं, जिससे कि उसको चाइना को फ़ायदा होता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि चाइना ने बहुत पहले ही स्ट्रेटजिक प्लानिंग की थी किस तरीके से उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना है। भारत में वैसी प्लानिंग नहीं है। भारत ने अब जाके जो सेक्टर्स है उनको आइडेंटिफाई किया है और भारत ने अब जाके स्ट्रेटजी बनाना शुरू किया है। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि चाइना ने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं, रिसर्च में और डेवलपमेंट में खर्च किया है, फैक्ट्री, लॉजिस्टिक, इन सब में खर्च किया है। भारत का जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके बजट में भी इस तरीके का प्रोविज़न है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है। तो भारत को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उसके अलावा क्या कह रहे हैं, उसके अलावा ये कह रहे हैं कि राइटर इज सेइंग कि भारत के जो स्टेट्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में फॉर एग्जांपल गुजरात है, महाराष्ट्र है, कोस्टल स्टेट्स है, उनमें और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है। पहले उन पे फोकस किया जाए जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग और बढ़े। एंड व्हाट एल्स ही सेइंग, ये भी कह रहे हैं कि ये भी ज़रूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट सेंटर में रहती है, लेकिन जो अपोजिट गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल स्टेट्स में दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे भी बिजनेसेस, फैक्ट्रीज सेटअप किया जाए, जिससे कि इन्वेस्टर को ये लगे कि भारत में पार्टी ओरिएंटेड नहीं है कि एक पार्टी है तो उनका बिजनेस चलेगा, पार्टी चेंज हो जाएगी तो सरकार चेंज हो जाएगी तो उनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा मैसेज देने की आवश्यकता है जिससे कि इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा आए। सो इस तरीके से एक पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, प्रेडिक्टेबल हो और कंसल्टेशन अप्रोच बेस्ड हो। सो इम्पॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट्स जीएस के लिए इस आर्टिकल को रख लेंगे, अपने नोट्स में रख लेंगे, काफ़ी अच्छे वर्ड्स इसमें यूज़ किए हुए हैं, आपको ये काम आएगा। पेपर अगर आपके पास है तो पेपर कटिंग करके रख लीजिएगा, मेंस के टाइम पे इसको रेफर जरूर करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है एक ये ग्राफ है। इस ग्राफ में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कैपिटल गुड्स है चाइना ने उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ किया है। कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स होता है जो चीज़ों को बनाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गया, और उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर से लेके दूध निकालने तक की मशीन आती है, तो उसको चाइना ने उसका एक्सपोर्ट बढ़ाया है।
और अमेरिका पहले उसमें नंबर 1 था। एक टाइम था 1990s के आसपास, अमेरिका का शेयर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हुआ करता था, 20 से 25%, और चाइना का 0 था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि चाइना 20 से 25% में पहुंच गया है और अमेरिका का जो है 10% पे आ गया। किस चीज़ में? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मीन्स जो इक्विपमेंट है और मशीनरी है उसके सप्लाई पे। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो, और ये भी एक बताता भी है किस तरीके से चाइना ने अपना ग्रोथ बढ़ाया है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग विच इंडिया ऑल्सो हैज़ टू लर्न। नाउ व्हाट एल्स? ना ये एक देखिए, अभी बात की थी मैंने ऊपर खिलौना, टॉय सिटी, टॉय बिजनेस में खिलौना बढ़ाने के जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने का। यहाँ पे एक न्यूज़ है, यहाँ पे न्यूज़ है चन्नापटना, ये रामानगरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है। इसको बोलते हैं टॉय सिटी। टॉय सिटी भी इसको बोला जाता है, और गोम्बेगेला ओरू। सो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। चन्नापटना रामानगरम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। खिलौना बनाए जाने के लिए इस सिटी को जाना जाता है और यहाँ पे कई सालों से, 200 साल से पहले से यहाँ पे खिलौने बनाए जा रहे हैं। सो लेट्स सी क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, जो हमारे पीएम साहब ने जो बोला है, क्या इफेक्ट होता है यहाँ पे। ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रख लीजिएगा, RCEP। 15 नेशन है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो RCEP क्या है? 15 नेशंस का रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप में 2019 में भारत ने बैकआउट कर लिया था। ये ग्रुप बनने की बात हो रही थी, जिसमें कि एशियान कंट्रीज़ है और चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जिसमें होने थे। और भारत ने क्यों बैकआउट कर लिया? भारत ने इसलिए बैकआउट कर लिया बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ गुड्स, कि चाइनीज़ जो है हर जगह अपना सामान सस्ते दामों में बेच रहे हैं। तो भारत ने इससे बाहर हो गया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम इस टर्मिनोलॉजी को जानें, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। व्हाट एल्स यहाँ पे है, ये एक है, अगर सोशियोलॉजी में कहीं आता है तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो लॉकडाउन के दौरान बढ़े हैं। तो फॉर एग्जांपल आगे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स हुए हैं लॉकडाउन से। तो लोगों की स्ट्रेस बढ़ा है, जो पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम्स हैं, स्ट्रेस है, वो भी लोगों को काफ़ी बढ़ने दिखा है। तो अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, सोशियोलॉजी जिनका ऑप्शनल है, वो इस आर्टिकल को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे, बाकियों के लिए मैं अभी इग्नोर कर दूंगा। नाउ ये भी है, पैनल लुक्स एट लॉकडाउन इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। तो जिनका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है ऑप्शनल, वो इस दोनों आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। नाउ आगे क्या है, ये है ब्रेव, विदा एंड सोफ़ी। ये आर्मी डॉग्स है, याद रखिएगा, ये आर्मी डॉग्स हैं और इनका मेंशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उन्होंने मन की बात में भी किया था। विदा एंड सोफ़ी, ये दोनों डॉग्स हैं, आर्मी डॉग्स हैं, और ये आर्मी की हेल्प करते हैं एक्सप्लोजिव्स आइडेंटिफाई करने में और नेचुरल कैलामिटीज़ में, भूकंप में या नेचुरल डिजास्टर जब होता है तो उसमें जो कहाँ पे लोग हैं, अगर लोग जीवित हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने में होता है। और भी आगे आप पढ़ लीजिएगा ये विदा और सोफ़ी, और किस तरीके से जो पीएम है वो कहा है कि इंडियन ब्रीड के जो डॉग्स हैं उनको पालने के लिए और उनको ट्रेन करने के लिए फर्दर। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में हुआ ये कि जो तालिबान से बातचीत, मैंने बताया था कि तालिबान से पीस प्रोसेस हुआ था अमेरिका और तालिबान का फरवरी में, और उसके तहत कुछ प्रिजनर्स छोड़े जाने थे, उसके बाद बातचीत शुरू होनी थी। तो प्रिजनर्स छोड़ने का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। सो एक काउंसिल बनाया है, जो अशरफ घानी है वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने काउंसिल बनाया है और उसको हेड कौन करेंगे? अब्दुल्ला। ये पिछली गवर्नमेंट में ये हेड थे, ये अब इस गवर्नमेंट में है, और अब्दुल्ला उस काउंसिल को हेड करेंगे। एंड देन ये पीस प्रोसेस फिर आगे बढ़ेगा, टॉक्स तालिबान के साथ बढ़ने जा रही हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत का भी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है इसमें, इसीलिए अफ़गानिस्तान पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे क्या है, ये हिजबुल्लाह से रिलेटेड है। हिजबुल्लाह कहाँ ऑपरेट करता है? ये लेबनान में ऑपरेट करता है और ईरान का इसको समर्थन है। और ये शिया, ईरान मैंने आपको बताया था कि शिया डोमिनेंट है, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सुन्नी डोमिनेटेड है। तो ईरान शिया डोमिनेटेड है, और बेसिकली ये जो हिजबुल्लाह है इसके चीफ कौन है? हसन नसरल्लाह। तो हसन नसरल्लाह ने ये कहा है कि लेबनान में जो भी नया पॉलिटिकल पैक्ट किया जाएगा उसमें वो प्रतिभाग करेंगे। आपको याद होगा कि बेरूत लेबनान में एक बहुत बड़ा जो एक तरीके से जो अमोनियम नाइट्रेट थी रखा हुआ था, उसमें ब्लास्ट हुआ था और अराउंड 180 लोग डेथ हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट रिज़ाइन करने के बाद नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना है, और वहाँ पे उसको लीड कर रहे हैं जो फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, वो उसको लीड कर रहे हैं।
फ्रांस का क्या इंटरेस्ट है? बिकॉज फ्रांस की पहले कॉलोनी रही थी, जैसे भारत ब्रिटिश के अंदर रहा था, इंग्लैंड के अंदर रहा था, वैसे ही लेबनान जो है वो फ्रांस के अंदर रहा था। और वहाँ पे यूरोपियन कल्चर बहुत मिलेगा आपको लेबनान में। सो इसलिए वो लीड लिया उन्होंने, और वो चाहते हैं कि नई गवर्नमेंट सेटअप हो। उसमें हिजबुल्ला ने कहा है, हिजबुल्ला जो साउथ ऑफ लेबनान है वहाँ पे ऑपरेट करता है, तो उसने कहा है कि वो भाग लेगा उसमें। ये क्या, ये न्यूज़ है नेतन्याहू, ये काफ़ी चल रहे हैं, तो याद रखिएगा कि इसके प्रीमियर कौन है इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू। तो इनका नाम किसी भी जीके क्वेश्चंस में आ सकता है। तो इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यूएई से डील हुआ है उसी तरीके से बाकी अरब कंट्रीज़ है उनके साथ भी डील चल रही है, ताकि उनके रिलेशन से वो नॉर्मल हो जाए। आज एक और अपडेट है कि इजराइल और यूएई के बीच में प्लेन यात्रा, एयर यात्रा, हवाई यात्रा शुरू हो गई है। पहला प्लेन टेल अवीव जो राजधानी है इजराइल की, वहाँ से टेक ऑफ करके यूएई जा रहा है। सो दैट इज़ न्यूज़। नाउ यहाँ पे एक न्यूज़ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। भारत और रशिया जॉइंट चैंपियंस डिक्लेयर किए गए हैं चेस में। क्या किसने डिक्लेयर किया? ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हुआ था FIDE के तहत, तो उसने डिक्लेयर किया है। और रशिया और भारत, इसमें कई कंट्रीज़, 163 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें हमारा जो स्क्वाड था, उस स्क्वाड में आप देख लीजिए, विदित गुजराती ये कैप्टन हैं, विश्वनाथन आनंद, हरिकृष्णा, कोनेरू हम्पी और बाकी लोग हैं, नाम आप देख लीजिएगा। ये इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो दैट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। नाउ द टाइम फॉर द मेंस क्वेश्चंस। ये सारा आज का करंट अफेयर्स था। 30 अगस्त 31 अगस्त पूरा मैंने समराइज़ कर दिया, पूरी आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी। नाउ वी विल टेक अप द मेंस क्वेश्चंस। क्या है आज का मेंस क्वेश्चंस? लेट्स सी क्या मेंस क्वेश्चन है। मेंस का आज क्वेश्चन है, डिस्पाइट न्यू इनिशिएटिव्स लाइक NDHM, अ लॉट नीड टू बी डन इन इंडिया फॉर हेल्थ केयर सेक्टर, आर्ग्यू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। NDHM जैसे नए इनिशिएटिव लागू करने के बाद भी भारत में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में आप इस स्टेटमेंट को आर्ग्यू करिए। सो ये मेंस का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स रहेगा और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आंसर्स लिखेंगे कमेंट्स में, एंड देन आई विल एवेल्यूएट योर कॉपी। सो साथियों, आज का करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर एनालिसिस ये आज का था, ये डिटेल में मैंने कवरेज कर दिया। जो भी साथी हमारे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर एंड लाइक करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिल पाए इस एनालिसिस का। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था स्टडी मटेरियल फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, बुक्स का और स्टडी मटेरियल, क्या क्या रिसोर्सेस आपको फॉलो करना है, वो सब मैंने मेंशन किया था उस वीडियो में। आप ज़रूर, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उस वीडियो को भी शेयर करिए जो भी एस्पायरेंट्स है फर्दर। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़, एंड आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्ज़ाम। और आप जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी और अच्छी जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिल रही होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।